ड्रग की साइनर्जिज्म क्या है और एंटागोनिज्म क्या है। साइनर्जिज्म और एंटागोनिज्म दोनों पे पहले ऑलरेडी बात हुई है, यहाँ पर ओरल डिफिनीशन फिर से सुन लें कि साइनर्जिज्म व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर गिवन इन द कॉम्बिनेशन and the sum of their total effect is greater than the sum of their individual effect is known as synergism, while antagonism means the when two or more drugs are given in combination and that sum of total effect is lower than the sum of their individual effects is known as antagonism। यानी अगर आपने दो ड्रग्स दे दिए और उनकी इंडिविजुअल इफेक्ट को आपने जमा करके देख लिया कि उनकी इंडिविजुअल इफेक्ट से अलग अलग इफेक्ट से उनकी इफेक्ट ज्यादा है, तो इसको साइनर्जिज्म कहते हैं, ड्रग साइनर्जिज्म। अगर उनकी इफेक्ट कम हुई तो इसको ड्रग एंटागोनिज्म कहते हैं। यहां पर एक मिसाल मैं आपको देता हूं, मिसाल से समझे। ड्रग ए है और उसकी इफेक्ट 10% है, ड्रग बी है उनकी इफेक्ट 20% है हमारे पास। ड्रग ए और ड्रग बी आपने दे दी, आपने देखा कि ड्रग ए ने ड्रग बी की इफेक्ट को एनहांस किया टू 30% और ड्रग बी ने ड्रग ए की इफेक्ट को 20% पर एनहांस किया। अब टोटल इफेक्ट यहां पर होना क्या चाहिए था, होना 30% चाहिए था, लेकिन हुआ कितना, 50%। तो अब ये क्या हुआ, ये इनके इंडिविजुअल इफेक्ट हुए, इंडिविजुअल सम ऑफ इंडिविजुअल, और ये सम ऑफ टोटल हुआ। तो यहां पर देखिए सम ऑफ इंडिविजुअल सम ऑफ टोटल इफेक्ट से कम है, यानी सम ऑफ टोटल इफेक्ट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट। फिर से वो डिफिनेशन आप दोबारा यहां पर सुन लें। व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर गिवन इन कॉम्बिनेशन and the sum of their individual effect is the sum of their total effect is greater than the sum of their individual effect is known as drug synergism। लेकिन अगर ऐसी बात हो कि ड्रग ए भी आपने दे दी, ड्रग बी भी दे दी, ड्रग ए की इंडिविजुअल इफेक्ट 20% थी और ड्रग बी की इंडिविजुअल इफेक्ट 30% थी, लेकिन दोनों को जब आपने कॉम्बिनेशन में दे दी तो आपने देखा कि ड्रग ए ने ड्रग बी की इफेक्ट को 30 से 20% पर लाया और ड्रग बी ने ड्रग ए की इफेक्ट को 20 से 10% पर लाया। अब टोटल इफेक्ट कितना हुआ, 30%। तो अब यहां पर देखिए टोटल इफेक्ट हमारे पास कम हुआ, क्योंकि टोटल इफेक्ट हमारे पास बनना कितने चाहिए था, बनना तो 50 चाहिए था ना, कि इंडिविजुअल इफेक्ट तो इनका 50% था और अगर बनता तो टोटल इफेक्ट तो 50% बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की इफेक्ट को क्या किया, खत्म कर दिया। खत्म करने पर उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कम किया, इसको हम क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म कहते हैं। अब एडिटिव इफेक्ट क्या है, एडिटिव इफेक्ट देख लें डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी भी डिफिनीशन यहां से जो पैटर्न पर मैंने ये डिफिनीशन दी है सारे इसी पैटर्न पर आप याद कर लें तो आपको बिल्कुल इसी तरह ओरली याद होंगे जिस तरह मैं डिफिनीशन करता हूं कि when two or more drugs are given in combination and the sum of their total effect is equal to the sum of their individual effect is known as additive effect। ड्रग ए आपने दे दी, उसकी 10% इफेक्ट थी, ड्रग बी की भी 10% इफेक्ट थी, इंडिविजुअली अगर आप दे दें, दोनों को आपने कलेक्टिव दे दी, फिर भी ड्रग ए ने 10% इफेक्ट प्रोड्यूस किया, ड्रग बी ने 20% इफेक्ट प्रोड्यूस किया। टोटल इफेक्ट अगर इंडिविजुअल की भी देख लें तो भी 30% था और अगर आप टोटल की देख लें तो भी 30% था, कोई चेंज नहीं आया। इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इफेक्ट कहते हैं। एंटागोनिज्म पर ऑलरेडी मैंने बात की है। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म एंटागोनिज्म अब दो किस्म की हो सकती हैं, या केमिकल एंटागोनिज्म हो सकती है या फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म हो सकती है। केमिकल मतलब कि वो किसी केमिकल रिएक्शन को या किसी केमिकल के प्रोडक्शन की जो अमाउंट है या रेट है उसको कम करे, और फिजियोलॉजिकल वो किसी फंक्शन में या किसी एक्टिविटी में डिक्रीज लाएं। अब रिसेप्टर लेवल पर या तो ये एंटागोनिज्म रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा, सबको अब डिफाइन करते हैं।
अब केमिकल एंटागोनिज्म क्या है? केमिकल एंटागोनिज्म ये है कि दो सब्सटेंसेस वो केमिकल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनकी इंडिविजुअल इफेक्ट को क्या करते हैं? इनएक्टिवेशन करते हैं, कम करते हैं उनकी, यानी उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। मिसाल के तौर पर एंटासिड हैं और ये मिसाल के तौर पर अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड एक हमारे पास एक एंटा एसिड है और वो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। ये अब केमिकल रिएक्शन कैसे करती है? यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये ड्रग स्टमक में जो HCl की प्रोडक्शन है उनके साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं? रिप्लेसमेंट करते हैं। यहाँ पर आके एल्यूमिनियम जो है वो इस हाइड्रोक्सिल को भेज देते हैं CH की क्लोरीन की जगह, और क्लोरीन को यहाँ पर आके डबल रिप्लेसमेंट इसको केमिस्ट्री में कहते हैं, यहाँ पर आके OH की जगह रिप्लेस करते हैं। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर वाटर की प्रोडक्शन हो जाती है और ये स्टमक की जो एसिडिटी है वो एसिडिटी न्यूट्रल हो जाती है। एसिडिटी कैसे हो जाती है? न्यूट्रल हो जाती है। इसको केमिकल, यहाँ पर केमिकल पर रिएक्ट करके ड्रग ने केमिकल एंटागोनिज्म शो किया। इसके साथ साथ जब दो ड्रग्स डिफरेंट साइट्स पर एक्शन करें और एक दूसरे के खिलाफ वो अपोजिंग इफेक्ट शो करें, यानी एक दूसरे की इफेक्ट को वो कम करें और एक्टिविटी में डिक्रीज लाएं। मिसाल के तौर पर इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है। इंसुलिन का काम ये है कि वो ब्लड की ग्लूकोज लेवल को क्या करे? कम करें। ग्लूकागॉन का काम ये है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करें। ये डिफरेंट साइट पर एक्शन करती है, ये बॉडी के डिफरेंट साइट पर एक्शन करती हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की एंटी पैरेलल एक्शन करती हैं। वन इज इंक्रीजिंग एंड द अदर वन इज डिक्रीजिंग द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ब्लड में शुगर के लेवल को एक ज्यादा कर रहा है, एक कम कर रहा है, तो इसको फिजियोलॉजिकली एक फंक्शन को, ब्लड शुगर लेवल को जो है वो इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। इसके साथ साथ नाउ डे स्टूडेंट्स, रिसेप्टर लेवल पर एंटागोनिज्म क्या है? इनहिबिट द बाइंडिंग फॉर एगोनिस्ट। ये यहाँ पर एंटागोनिस्ट आके जो एगोनिस्ट की बाइंडिंग साइट है ना, उस बाइंडिंग साइट को ही ब्लॉक करता है ये एगोनिस्ट। और ये या रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा। अगर रिवर्सिबल है तो फिर कैसे होगा? रिवर्सिबल में एगोनिस्ट जो है वो एंटागोनिस्ट के साथ कंपीट करेगा। अगर आप, और सेम रिसेप्टर के लिए, अगर आप एगोनिस्ट की लेवल को इंक्रीज करें तो एंटागोनिस्ट कम हो जाएगा और एंटागोनिस्ट की इफेक्ट जो है दोबारा खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एसिटाइल कोलिन और एट्रोपिन। एसिटाइल कोलिन अब हमारे पास एगोनिस्ट है और एट्रोपिन जो है एंटागोनिस्ट है। अगर आप एसिटाइल कोलिन जो है ये ज्यादा करें रिसेप्टर साइट पर, एट्रोपिन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो इसकी एक्टिविटी वो जो है वो ये रिवर्सिबल है, यानी इसकी एंटागोनिस्टिक इफेक्ट जो है यानी ड्रग की अगेंस्ट जो इफेक्ट था वो, यानी जो इफेक्ट में एसिटाइल कोलिन की कमी ला सकता था वो खत्म हो जाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी एसिटाइल कोलिन को ज्यादा कर दिया। और ये मस्करेनिक रिसेप्टर के लिए। इसके साथ साथ इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म ये क्या? ये मस्करेनिक रिसेप्टर में आपको बता दूं कि ये रिसेप्टर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिसेप्टर है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यूनिट नंबर 1 में जब हिस्ट्री पर मैंने बात की और वहां पर एक साइंटिस्ट की फादर ऑफ फार्माकोलॉजी की जब मैंने बात की थी, ऑसवाल्ड शिंडबर्ग की, जो अगर मैं गलत नहीं तो गालिबन 1838 में पैदा हुआ था और 1921 में जिसकी डेथ हुई थी इस बंदे ने, और जिसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और बेतहाशा खिदमात किए फार्माकोलॉजी के लिए। फार्माकोलॉजी का प्रोफेसर भी था और फादर ऑफ फार्माकोलॉजी भी इसको कहते हैं। अब इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म ये है
जिसमें एंटागोनिज्म फर्मली यानी कॉन्स्टेंटली वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, बायोकेमिस्ट्री में, कि ये द स्ट्रांगली या द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो है ना, वो सारे बॉन्ड्स में वो ये है कि जिसमें एक जो एलिमेंट है, एक एटम है, वो अपने चारों साइड पर कोवेलेंटली बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, और बाय द शेयर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स ये बॉन्ड बनती है, और ये मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं सारे में इसी तरह। और यहाँ पर दोबारा एगोनिस्ट जो है, अगर आप उनकी एगोनिस्ट की डोज इंक्रीज भी करें तो भी ये रिवर्सिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर एड्रेनलिन है और फिनॉक्सीबेंजामीन, ये अगर अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर के लिए अगर दोनों में आप कंपटीशन करें तो फिनॉक्सीबेंजामीन जो है ये एंटागोनिस्ट है और एड्रेनलिन एगोनिस्ट है। ये आके यहाँ पर अगर एक मर्तबा आ गया तो ये फिनॉक्सीबेंजामीन इसकी आप अगर जितनी भी ज्यादा इसके एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा करें तो इसको यहाँ से रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि जो फिनॉक्सीबेंजामीन है वो क्या करता है, वो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता